गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर और एट एनी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है। तो आर्टिकल इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को प्लेस किया है। इसकी लेंथ 12 है और यहाँ पर हमें पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 + q, यानी हमने इस डाइपोल को फील्ड में इस तरह से प्लेस किया है कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। अब अगर मैं +q चार्ज पर फोर्स निकालता हूँ तो फील्ड की डायरेक्शन में +q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F1 दैट इज q × E। ऐसे ही -q चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज q × E, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन +q चार्ज इज F1 = q × E और इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग E, यानी फील्ड के डायरेक्शन में। इसी तरह फोर्स एक्टिंग ऑन -q चार्ज इज F2 = q × E और ये होगी ऑपोजिट टू E, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट हैं और ये दोनों फोर्सेस एक ही डाइपोल पर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में मिलकर एक कपल बनाते हैं और ये कपल करता क्या है, इसको रोटेट कराता है, डाइपोल को रोटेट कराकर इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब जो टॉर्क काम करेगा एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क की डेफिनेशन हमें कहती है कि कपल बनाने वाले दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ले लीजिए, यानी F1 और F2, और दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं AN। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सबसे पहले हम इस AN की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें निकालना है AN और हाइपोटेन्यूज हमें पता है दैट इज 12। सो AN की जगह हम लिख सकते हैं 12 साइन थीटा। तो ये किसके इक्वलेंट हो गया है, 12 साइन थीटा के। सो टॉर्क हो जाएगा F1 की जगह हम रखेंगे QE × 12 साइन थीटा। हमारी प्रीवियस नॉलेज है, यानी वी नो दैट, आपने पढ़ा है कि Q × 12 दैट इज P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सो टॉर्क इक्वल टू P × E × साइन थीटा। तो ये आपके टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालता हूँ तो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने पढ़ा है A × B दैट इज AB साइन थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, दो वेक्टर्स की अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तभी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, हम टॉर्क की डायरेक्शन जो कैलकुलेट करते हैं वो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने 11th में क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। अगर डाइपोल मूवमेंट और फील्ड इनके बीच का एंगल थीटा है तो अगर मैं P × E लेता हूँ तो आपका जो एंगल है यानी रोटेशन क्लॉकवाइज P × E, तो उस कंडीशन में जो डायरेक्शन होती है राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो थंब हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है
तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन होगा, यानी टॉर्क की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज P क्रॉस E। ओके बच्चों, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और फील्ड ये है, तो P क्रॉस E में जो एंगुलर रोटेशन होगा, जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम P क्रॉस E निकालते हैं तो हमारा जो रोटेशन होगा वो ये है, तो इस तरह से स्क्रू आउटसाइड आएगा, तो यानी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, तो बच्चों स्क्रू रूल को हम जानते हैं, तो उसे मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत शायद नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं केसेस की। अब हमें ये पता है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं। सबसे पहली बात, अगर थीटा 0 होता है और 180 डिग्री होता है, यानी अगर डाइपोल मोमेंट और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं या डाइपोल मोमेंट और फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जैसे ये फील्ड है इस डायरेक्शन में है, या तो डाइपोल इस तरह से प्लेस किया गया है कि यहाँ -q चार्ज, यहाँ +q चार्ज, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फील्ड की ही सेम डायरेक्शन में है, या डाइपोल इस तरह से प्लेस किया गया है -q चार्ज +q चार्ज, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा यानी साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो दोनों ही कंडीशन में टॉर्क भी क्या रहेगा, 0। जनरली भी हम देखें तो अगर मैं इसको फील्ड में रखता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगने वाला है और इस नेगेटिव चार्ज पर उतना ही फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर हमारा डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से हम प्लेस करते हैं, फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल हमने इस तरह से प्लेस किया है कि जो डाइपोल मोमेंट है -q2 +q, वो फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो +q चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, -q चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से भी देखता हूँ तो टॉर्क हो जाएगा PE एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा एंड दैट इज P क्रॉस E। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बैलेंसिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें एक चार्ज पार्टिकल V1 है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कितना होना चाहिए कि वो चार्ज बैलेंस हो जाए, यानी वो जहाँ है वहीं स्टेशनरी रहे। देखिए, कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करना है, तो mg हमेशा डाउनवर्ड काम करता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर ये आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो बैलेंस तभी हो सकते हैं जब इन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और वो फोर्स इतना होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो अगर ऐसा हो जाता है तो चार्ज पार्टिकल बैलेंस रहेगा, वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा, वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, और अगर वेट ज़्यादा रहा तो वो नीचे आ जाएगा, और फोर्स ज़्यादा लग गया तो वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर अपवर्ड तब लगेगा जब फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो और फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज की बात आती है
तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए और इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो फील्ड डाउनवर्ड होगा तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो क्लियरली हमने यहाँ डायरेक्शंस को स्टडी कर लिया है कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा mg/q। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है। एनसीईआरटी की जो एडिशनल एक्सरसाइज है उस एडिशनल में फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक चार्ज पार्टिकल है और उस पर 12 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, यानी उस पर 12 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो हम जानते हैं बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वलेंट टू होता है Ne। तो फॉर्मूले में हम यहाँ Q की जगह क्या रखेंगे, Ne। तो फॉर्मूला mg/Ne हो जाएगा। ओके, अगर हमें उस चार्ज पार्टिकल के मास को ना गिवन हो पे, अगर हमें गिवन है कि भाई उस चार्ज पार्टिकल की रेडियस इतनी है, r गिवन है, और उसके मटेरियल की डेंसिटी गिवन है, तो हम मास हमें जानते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और पार्टिकल स्फेरिकल है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। तो अगर मैं m की जगह ये वैल्यू प्लेस कर देता हूँ तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है m की जगह रो इंटू 4/3πr3 इंटू g/Ne। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो आपका जो एनसीईआरटी का वो फर्स्ट क्वेश्चन जो एडिशनल में गिवन है वो इसी फॉर्मूले से होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन और स्टडी करते हैं जो काफ़ी पूछा जाता है कि जब एक चार्ज डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कोई भी नेट फोर्स वर्क नहीं करता है, बट उस पर टॉर्क लगता है एंड दैट इज PE sin थीटा, उसके अकॉर्डिंग लगता है। लेकिन अगर हम एक डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम उस पर टॉर्क और फोर्स को अगर कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, यानी उस पर फोर्स लगेगा या नहीं और उस पर टॉर्क भी लगेगा या नहीं। देखिए यहाँ पर हमने शो किया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले आर्टिकल कराया है, और जब मैं इसको फील्ड में रखता था तो इस पर एक नेट फोर्स लगता था एंड दैट वाज F इक्वल टू P डेल्टा E/डेल्टा L। तो ये हमने कैलकुलेट किया था। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर ये जो डाइपोल के चार्जेस हैं इनकी पोजीशंस फील्ड में अलग अलग हैं, एक जगह फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी जगह फील्ड वीक है, तो इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स लगता है। पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा, इस पर टॉर्क भी लगता है, और वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क इक्वलेंट टू P क्रॉस E, और E का मतलब उसकी लोकेशन, यानी हम डाइपोल का जो सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं कि उसकी पोजीशन फील्ड में कहाँ है। जैसे यहाँ कोई सोर्स है हमारा फील्ड का, जो ये फील्ड डेवलप कर रहा है, कोई चार्ज है जिसका ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जिसमें हमारा ये डाइपोल हमने प्लेस किया है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है सेंटर का, तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये R पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज आपका जो डाइपोल है उस पर नेट फोर्स भी लगता है और नेट टॉर्क भी लगता है। आंसर आपको यही देना है। फोर्स हम कैलकुलेट करके बता चुके हैं और टॉर्क हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ जो वेक्टर R है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, तो बच्चों यहाँ जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लोकेशन है ये उस फील्ड की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। डाइपोल जिस लोकेशन पर है वहाँ फील्ड कितना है। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड लूप। आपके पास ये एक चार्ज लूप है
यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है जो इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। इस रिंग का जो रेडियस है वो हम a ले लेते हैं और इस रिंग के सेंटर O से r डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेता हूँ, जिस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इस रिंग पर जो चार्ज है वो सपोज Q है, जो ओवरऑल चार्ज है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। तो जब भी मैं इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहता हूँ तो हमने एक तरीका बताया था कि यहाँ पर हम इस रिंग को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ AB। इस लेंथ एलिमेंट की लेंथ पर जो चार्ज है सपोज दैट इज dq। तो इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो फील्ड है वो होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इसको हम dE से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो फील्ड है ये होगा dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है dq अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं r, तो dq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं dq निकालता हूँ तो हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq में इस पर चार्ज मानता हूँ और dl मैंने इसकी लेंथ मानी है, तो dq अपॉन dl ये हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब कि dq इज इक्वलेंट टू लैम्डा इंटू dl, ये हम रख सकते हैं। एंड अगर मैं r स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। r स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यानी मैं इसको x स्क्वायर a स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आएगा दैट इज dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह लैम्डा इंटू dl और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर j आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा, और dE को इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये होगा dE cos थीटा और ये होगा dE sin थीटा। ओके, अब अगर मैं इस लेंथ एलिमेंट के डायगोनली एक अपोजिट लेंथ एलिमेंट लेता हूँ यहाँ, सपोज दैट इज a डैश b डैश, हर एक के सामने डायगोनली अपोजिट लेंथ एलिमेंट होना ही होना है, और इस पर भी चार्ज है dq, इसकी भी लेंथ है dl, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक फील्ड लगने वाला है और वो फील्ड जो है वो भी बिल्कुल सेम इतना ही रहने वाला है। अगर मैं इस फील्ड की बात करता हूँ तो इस फील्ड का ये एंगल यहाँ पर थीटा होगा तो ये भी थीटा ही रहेगा, और यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में dE sin थीटा ही होगा। इसका मतलब ये कैंसिल होने वाले हैं। ओके, तो बच्चों हम यही कहते हैं कि डायगोनली ऑपोजिट चार्ज एलिमेंट की वजह से जो फील्ड काम करता है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। अगर मैं सभी की बात करूं जो भी यहाँ बनने वाले हैं, तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ले लिया जाए इसका dE cos थीटा, जितने भी फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे अगर मैं सभी कंपोनेंट्स का सम ले लेता हूँ तो दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम सिग्मा यूज ना करके इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ये हमारा साइन है, तो E इक्वल टू होगा सिग्मा इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा, dE की वैल्यू हम यहाँ से ये प्लेस कर देते हैं, तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, एंड cos थीटा, cos थीटा मीन्स इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन r। अब बच्चों अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो E इक्वल टू
देखिए यहाँ पर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, एक्स भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, यानी सारे लेंथ एलिमेंट्स की लेंथ को हम ऐड करते चले जाएं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये होगा लैम्डा इंटू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मीन्स टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई ए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि लैम्डा दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर मैं पूरे लूप की बात करता हूँ तो इस पर टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लेंथ 2 पाई ए दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा की जगह क्यू अपॉन 2 पाई ए रख देते हैं, एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 भी है, और इंटू 2 पाई ए भी है। 2 पाई ए से 2 पाई ए कट हो जाता है, और हमारा जो रिजल्टेंट बचता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स राइट होती है, ओके। और वी कैन से डायरेक्शन होती है अलोंग ओ एक्स एक्सिस, ओके। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे लास्ट आर्टिकल है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर एट एनी पॉइंट विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो एनसीईआरटी का आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 भी है जो मैं आर्टिकल करा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम ये एक वायर ले लेते हैं, और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अब इस वायर की जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है। यहाँ इस वायर के सेंटर से वाई डिस्टेंस पर हमने यहाँ एक पॉइंट P लिया है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस होल वायर। अब हम यहाँ पर वायर पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम ले लेते हैं, और उस लेंथ एलिमेंट की लेंथ हम लेते हैं dx, और सेंटर से उस लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। इस लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज है दैट इज dq। तो इस चार्ज की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालता हूँ तो फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज्ड length element is dE 1/4 pi epsilon naught dq अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, r स्क्वायर। अब यहाँ भी जैसे हमारा पहला प्रोसीजर है वही हम यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं, ओके। बच्चों, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पहले की तरह आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा मीन्स डी क्यू चार्ज है डी एक्स लेंथ एलिमेंट पर, तो हम डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स। सो डी ई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे हमने रिंग का आर्टिकल किया था ये बिल्कुल हम उसी तरह इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। अब हम DE को रिजॉल्व करते हैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स DE cos थीटा और DE sin थीटा में। अगर मैं इस वायर के लेफ्ट साइड उतना ही डिस्टेंस पर, जैसे x डिस्टेंस मैंने यहाँ लिया है तो x डिस्टेंस पर यहाँ भी एक बिल्कुल सेम ऐसा ही लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो फील्ड लगेगा वो सेम होगा।
और उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो डी ई साइन थीटा को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि डी ई कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ड्यू टू दिस होल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो वो इन डी ई कॉस थीटा जो भी कंपोनेंट्स हैं पूरे वायर के, वो उनके सम के इक्वल होगा। ओके, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर ड्यू टू दिस होल वायर, दैट इज E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये इसकी हम लिमिट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम डी ई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो प्लेस कर लेते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डी ई की वैल्यू थी। और कॉस थीटा मीन्स इंटू कॉस थीटा, ये हमने रखा था। अब यहाँ पर ये जो लिमिट है दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, और E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, और लिमिट्स हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो हम यहाँ तक कर लेते हैं। अब हमें एक तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है dx की, और एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ प्लेस करते हैं तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। अब हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बच्चों हम यहाँ इस पॉइंट को A ले लेते हैं, एंड इन ट्राइंगल OAP अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लेता हूँ तो टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन r, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा r टेन थीटा। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो dx इक्वल टू r, और टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, देखिए यहीं पर गड़बड़ हुई है, आप ध्यान दें, ये एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज x, बेस मीन्स y, तो x इक्वल टू वाई टेन थीटा, और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने dx की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, और ध्यान रखना है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाती है वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू जो हमारी आ जाती है वो वाई सेक स्क्वायर थीटा आ जाती है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम dx की जगह प्लेस करते हैं वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह प्लेस करते हैं वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर dx की जगह डी थीटा हो चुका है, तो हमें लिमिट्स को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ पर ये लिमिट्स लेंथ की लिमिट्स हैं, अब हमें लिमिट्स एंगल की बनानी है। तो आप देखिए x अगर प्लस इन्फिनिटी है तो टेन थीटा में इन्फिनिटी वैल्यू 1090 की होती है, और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी -90, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह -π/2 और प्लस इन्फिनिटी की जगह +π/2। हम इस तरह से लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो A इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट हो जाता है, y से स्क्वायर कट हो जाता है,
यहाँ पर 1/y बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन होता है -π/2 टू +π/2 cos थीटा d थीटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा और y ये भी यहाँ पर है, और इंटीग्रेशन cos थीटा होता है sin थीटा, और लिमिट्स हैं -π/2 टू +π/2। तो लैम्डा अपॉन 4πε0 y अपर लिमिट प्लेस करते हैं थीटा की जगह sin π/2 माइनस लोअर लिमिट प्लेस करते हैं sin -π/2, दैट इज लैम्डा अपॉन 4πε0 y sin 91 माइनस माइनस प्लस sin 91। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज लैम्डा अपॉन 4πε0 y इंटू 2, और वी कैन से इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2⁴ 2πε0 y। तो यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल है ये आपसे बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें आपका थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसके लिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने आज कैलकुलेट किया है और जो टॉर्क कैलकुलेट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और आपको इनको अच्छे से बिल्कुल अपने पेन से अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको क्लियर करना है। ओके।